अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर और पर्सोना ऑफ एजुकेशन का चैप्टर नंबर 9 है एजुकेशनल लॉ। ये आज हम करने लगे हैं। इससे पहले अगर कोई चैप्टर आपका मिस हुआ है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द सिस्टम ऑफ द रूल्स डेट अ सोसाइटी और गवर्नमेंट डेवलप्स ओवर टाइम इन ऑर्डर टू डील विद बिजनेस एग्रीमेंट एंड क्राइम्स इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि जो रूल्स सिस्टम ऑफ रूल्स यानी रूल्स बनाए जाएं या गवर्नमेंट बनाए या कोई सोसाइटी बनाए और वो टाइम के साथ डेवलप हों और लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनके क्राइम्स को रोकने के लिए और उनके बिजनेस एग्रीमेंट्स को देखने के लिए, तो क्या कहलाते हैं? वो लॉ कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रूल्स आर फ्रेम्ड फॉर द पीपल। तो रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को इजीनेस क्रिएट करने के लिए, ये सभी। तो रूल्स ये सभी चीज़ों के लिए रूल्स बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, लोगों के लिए जो है ना कंफर्ट हो, उनके लिए उनको रिलीफ दिया जाए, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। लॉ इज़ द कम्बिनेशन ऑफ, लॉ किस चीज़ का कम्बिनेशन है? जो ये कानून है किस चीज़ का कम्बिनेशन है? क्या क्या चीज़ें जो है ना वो उनको देखा जाता है रूल्स बनाते हुए और उनका उसमें किरदार होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, कंडक्ट, तो ये सभी चीज़ें हैं। जब भी रूल्स बनाया जाता है तो वहाँ की वैल्यूज़ को देखा जाता है, वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ की ट्रेडिशन। कोई भी रूल ऐसा नहीं होगा कि जो वहाँ की रिलीजियस, वहाँ की जो सोशल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हो। यानी कि रूल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो चीज़ें वहाँ की जो है पॉपुलेशन, उनके कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, कंडक्ट, रेगुलेशन, सबको देख के बनाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। फोर्थ क्वेश्चन, द लॉ विच हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। वो लॉ जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो उसे इम्पेरेटिव लॉ कहते हैं। यानी ऐसा लॉ जिसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, रिजिड रूल्स कहा जा सकता है। और ये लॉ कहाँ पे आप समझ सकते हैं? जैसे हमारे वो रिलीजियस लॉज होते हैं तो वो इम्पेरेटिव लॉज में आते हैं। तो एट लॉ विच हैज़ कंपल्सरी, यानी वो लॉ जो कंपल्सरी होते हैं और उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो इम्पेरेटिव लॉ होता है, और रिलीजियस रूल जो है वो इसी में फॉल करते हैं। सेकेंड है इट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, कवर बिजनेस एंड कॉमर्स रिलेशन। कॉमर्स आ गया है, बिजनेस आ गया है, तो ऐसे लॉ जो कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए सिविल लॉ बनाए जाते हैं, तो वो कौन से लॉ होते हैं? तो ये कमर्शियल लॉ होते हैं। एट क्वेश्चन है सेल्स एंड बिजनेस इन टाइटल। तो सेल्स एंड बिजनेस ये भी कॉमर्स में आएगा। तो ये जो लॉ सेल्स एंड बिजनेस को मैनेज करने के लिए होते हैं वो कॉमर्स लॉ होते हैं। लॉ डेट रेगुलेट एवरीथिंग फ्रॉम बाइंग अ बस टिकट टू ट्रेडिंग इज। वो लॉ जो डील करता है कि आप एक बस की टिकट लेने से लेके बड़े पैमाने पर स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग तक जो आप जो करते हैं, वो लॉ क्या होता है? वो लॉ ऑफ कंट्रैक्ट होता है, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट। 10 क्वेश्चन है डैश इज़ द लॉ विच रेगुलेट्स गवर्नमेंट संक्शंस इन पाबंदियाँ। वो लॉ जो गवर्नमेंट की जो पाबंदियाँ हैं उसको रेगुलेट करता है, तो ये क्रिमिनल लॉ होता है। 11 है द लॉ डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र एंड टाइटल ऑफ पर्सन एंड रियल प्रॉपर्टी। यानी जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको ट्रांसफ़र करना और उसको देखना कि ये ठीक है, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें देखना, तो प्रॉपर्टी लॉ होगा। लॉ प्रोवाइड्स, लॉ क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, या ये ख़त्म करता है जो इलीगल अफेयर्स होते हैं, या डील इक्वालिटी जो है उस डील इक्वालिटी को डील करता है, या सभी को? तो इस सभी चीज़ों को जो है लॉ वो डील करता है। इट इज़ एन ऑफिशियल आर्डर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। वो कह रहा है कि ऑफिशियल आर्डर होता है और वो आर्डर जो है वो प्रेसिडेंट देता है या गवर्नर देता है। इट इज़ अ लीगल बट नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ। ये लीगल होता है लेकिन लॉ का हिस्सा नहीं होता, तो इसे आर्डिनेंस कहते हैं। आप सुनते होंगे कि जी गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस जारी कर दिया है। लॉ जो होता है, लॉ वो होता है जो जो कैबिनेट होता है उसकी मंजूरी के बाद आता है। और जो आर्डिनेंस होता है ये सदर या गवर्नर जो है अपनी स्वाबदीद पे जो देते हैं, तो उसे आर्डिनेंस बोलते हैं। 14 है द लॉ डेट स्पेसिफिकली डील विद स्कूल सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड चार्ज विद एजुकेटिंग चिल्ड्रन। तो वो जो जिस लॉ का ताल्लुक स्कूल के साथ हो उसे एजुकेशनल लॉ कहते हैं।
लिस्ट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशन कोड। यानी जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड है तो वो एजुकेशन कोड होंगे। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन कोड द सिटिंग प्लेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी, जो सेकेंडरी क्लास का बच्चा है, सेकेंडरी कहते हैं 9वीं 10वीं का बच्चा, उसको प्लेसमेंट के लिए स्कूल में बैठने के लिए कितनी जगह जो है वो चाहिए है, तो वो 1 स्क्वायर मीटर रिक्वायर है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें 1000 जो है वो बच्चा पढ़ता है, तो 1000 को हम ज़रब कर देंगे 1 स्क्वायर मीटर के, 1000 स्क्वायर मीटर जगह हो तभी उसमें परमिशन होगी 1000 बच्चे की। तो ये एजुकेशन कोड में ये चीज़ शामिल है। और इसी तरह प्राइमरी लेवल पे 0.6 होगा, और इसी तरह जो हायर सेकेंडरी लेवल है जैसे 11th 12th बच्चे हैं तो 1.2 स्क्वायर मीटर उनके लिए जगह मुख्तस की जाएगी। 19 क्वेश्चन है, देयर इज़ डैश ट्यूशन फ़ी, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती। इफ़ टू बिरादर, अगर एक इदारे में 2 बच्चे पढ़ते हैं तो एक जो बच्चा है उसकी हाफ फ़ी जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। FTF कहते हैं फ़रोग़ तालीम फ़ंड, ये जो गवर्नमेंट स्कूलों में 20 रुपीज़ की मद में जो बच्चों से लिए जाते हैं वो फ़रोग़ तालीम फ़ंड है, वो कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होती। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अब 1 से लेकर 10वीं क्लास तक जो बच्चों को जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसे हम कहते होते हैं DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। 75% स्कॉलरशिप, ये वाला ओल्ड है, इसको आप छोड़ दीजिए। 24 स्कॉलरशिप कैन बी कैंसल्ड, स्कॉलरशिप कब कैंसिल किया जाता है या जब बच्चा एक्सपेल यानी कॉलेज छोड़ जाए या फेल हो जाए या फौत हो जाए या उसका सिलेबस यानी उसका प्रोग्राम चेंज कर लिया, उस सूरत में उसका स्कॉलरशिप जो बच्चे का वो कैंसिल हो जाता है। अ फाइल आर रजिस्टर इन विच ऑल लेटर्स एंड सर्कुलर्स आर केप्ट, वो जिसके अंदर लेटर और सर्कुलर केप्ट किया जाता है उसे कहते हैं सर्कुलर फाइल। क्या कहते हैं? सर्कुलर फाइल। यानी जैसे हेडमास्टर है वो एक लिख देता है कि जी असेंबली फ़लाँ दिन फ़लाँ शख्स टीचर करवाएगा, फ़लाँ टीचर जो है वो छुट्टी के बाद बच्चों को जो है ना वो निकलने में वो मुआवनत प्रोवाइड करेगा। इस तरह यानी स्कूल्स में जो है फ़लाँ टीचर फ़लाँ चीज़ पढ़ाएगा। तो ये सर्कुलर होता है जो स्कूल का PN या वो सब टीचर्स के पास लेके जाता है, वहाँ पर साइन करवाता है, उनके जो हेडमास्टर के लिखे हुए आर्डर दिखाता है, तो इसे सर्कुलर फाइल कहते हैं। लीव डैश डेट शेल बी ग्रांटेड फॉर सिकनेस और अर्जेंट नीड्स, वो जो छुट्टी जो किसी ऐसे मौके पर ग्रांट दी जाती है बीमारी की सूरत में या किसी ज़रूरी काम की सूरत में एम्प्लॉइज़ को दी जाती है, उसे काजुअल लीव कहते हैं। काजुअल लीव जो है एक टाइम में 10 दिन के लिए ली जा सकती है, और इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में काजुअल लीव 15 दिन की ली जा सकती है। और एक जो ये चीज़ें बाद में आएंगी लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूँ तो आप उसे गौर से सुन लें। और जो वोकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें काजुअल लीव 1 मंथ में 1 होती है और साल में जो है वो 25 होती हैं, जबकि जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक वक्त में 4 छुट्टियां होती हैं और 48 वेकेशन ऑन द 1 ईयर में होती हैं वेकेशन डिपार्टमेंट के लिए। और ये सारी बातें होगी। काजुअल लीव को जो है वो हेडमास्टर जो है वो उसको सेंक्शन करता है, हेडमास्टर का इख्तियार होता है, वो देता है। और द लीव डेट आर अर्नड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, वो लीव जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अर्न करता है उसे अर्नड लीव कहते हैं। और इसके अलावा ये सारी बातें हो गई हैं। तो 34 है, मैक्सिमम लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर जो मेडिकल ग्राउंड पे किसी बच्चे को किसी को एम्प्लॉइज़ को जो लीव दी जाती है उसे कहते हैं 120 डेज़ की होती है। और जो होती है फुल पे होती है मेडिकल लीव सर्टिफिकेट के साथ वो 180 डेज़ होती है। और 365 दिन होल सर्विस में मेडिकल लीव ली जा सकती हैं, यानी 365 डेज़ होल सर्विस में लीव ली जा सकती हैं। इसी तरह 37 है, फॉर मेडिकल लीव एंड एम्प्लॉइज़ हैव टू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट देखिए वो MS जो होता है हॉस्पिटल का, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वो इशू करता है। और द लीव ओनली शेल बी ग्रांटेड टू फीमेल, जो फीमेल को जो लीव ग्रांट की जाती है कौन सी होती है, जो सिर्फ फीमेल को ही मिलती है, उसे कहते हैं मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जो है 90 दिन की होती है और ये फुल पे के ऊपर होती है। इसी तरह जो है इन केस ऑफ फीमेल सर्वेंट, जो फीमेल नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट में है उसको ये वाली 3 मंथ में जो लीव मिलती है ये वाली। अच्छा जी, 40 क्वेश्चन था कि जो नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें मैटरनिटी लीव जो है होल सर्विस में 3 दफ़ा मिलती है
और जो मैटरनिटी जो वोकेशन डिपार्टमेंट होता है जैसे टीचर्स वगैरह, तो इस डिपार्टमेंट में जितनी दफ़ा मैटरनिटी लीव एक टीचर लेना चाहे उसको मिल जाती है। और मैटरनिटी लीव 90 डेज़ के लिए होती है, पहले बताया आपको, फुल पे होती है। और 43 है, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स अ सिविल सर्वेंट शुड हैव 10 ईयर्स। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो किसी भी जो किसी को मिलती है, सिविल सर्वेंट को मिलती है, वो 10 साल की सर्विस के बाद मिलती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से हम ये कह सकते हैं कि जिसने अपनी पीएचडी के लिए फ़ॉरेन में जाना है और उस सूरत में हो सकती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड टू अ सिविल सर्वेंट 5 एट अ टाइम्स विदाउट पे। 5 जो है एक टाइम में वो बगैर पे के जो है ना उसको मिल सकती है। ये 5 ईयर होनी है यहाँ पे कि 5 ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उसको मिल सकती हैं विदाउट पे, यानी 5 साल तक, 10 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद 5 साल की वो ले सकता है। सिविल सर्वेंट मस्ट हैव 5 ईयर। अगर उसे स्टडी लीव लेनी है एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, तो उसको जो कंट्रैक्ट पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद, मुस्तकिल होने के बाद, उसको 5 साल उसकी सर्विस हो तो उसे स्टडी लीव मिल सकती है। स्टडी लीव के दौरान उसे हाफ पे मिलती है, लेकिन हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ये स्टडी लीव नहीं देता। 47 है, इफ़ सिविल सर्वेंट वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अगर सिविल सर्वेंट जो है वो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, बट हैज़ नो 10 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, उसकी 10 साल कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, ही विल बी ग्रांटेड 2 ईयर लीव। सो उसको सिर्फ 2 साल जो है वो लीव मिलेगी। यानी अगर वो 10 साल कंटिन्यूस सर्विस करता है और उस सूरत में वो लेता है तो वो 5 साल तक बग़ैर जो पे के वो लीव ले सकता है। और अगर वो 10 साल उसकी कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, कम है, तो फिर उसको लेनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो 2 साल की बगैर पिए उसे वो मिल सकती है। 48 है, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन कैसे? घूमने फिरने के लिए, सियाहत के लिए, आउटिंग के लिए जो लीव्स हैं वो 15 डेज़ जो है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिल सकती हैं। 49 है, अ फीमेल सिविल सर्वेंट ऑन द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। यानी वो फीमेल सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट मुलाजिम औरत जिसका जो हस्बैंड फौत हो जाए, उसको इद्दत के लिए जो 4 माह की जो लीव मिलती है, और 4 माह 10 दिन की लीव, उस लीव को कहा जाता है स्पेशल लीव कहा जाता है। 50 है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल लीव जो 130 डेज होता है। द वेस्ट पाकिस्तान पेंशन रूल स्टार्टेड फ्रॉम 14 अक्टूबर 1955। 1955, 14 अक्टूबर 1955 को पेंशन रूल्स जो है वो बनाए गए थे। पेंशन जो है वो रूल्स शैल नॉट अप्लाई, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते? पेड फॉर कंटिजेंसीज, जो कंटिजेंसी जो हमारी जो ज़रूरियात है उसके लिए पे नहीं किए जाते। और बॉर्न ऑन वर्क चार्ज, ये ए या बी दोनों ठीक होंगे। 53 है, फॉर सिविल सर्वेंट जॉब इज़ रिमूव्ड। अगर सिविल सर्वेंट को जो है वो जॉब से रिमूव कर दिया जाए, और चेंजेस हैज़ बीन मेड इन इट्स नेचर, या उसकी जॉब की नेचर को तब्दील कर दी जाए, ही विल बी गिवन, उसे कंपनसेशन पेंशन दी जाएगी। मिसाल के तौर पे एक सिविल सर्वेंट है, उसने 12 साल जॉब की है और उसको पेंशन के लिए 25 साल की जॉब रिक्वायर थी। अब 12 साल की पेंशन के बाद उसको जॉब से रिमूव करना हो कि किसी भी वजह से, बीमारी की सूरत में या वैसे किसी भी वजह से, तो उसकी या उसकी जॉब की नेचर तब्दील हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि उसको कंपनसेशन दी जाती है, कुछ ना कुछ उसको मुआवजा दिया जाता है। 54 है, फॉर सिविल सर्वेंट बिकम फिजिकली और मेंटली वीक। अगर कोई सिविल सर्वेंट है वो फिजिकली या मेंटली वीक है, तो उसको जो मिलती है, विल बी गिवन, उसे इनवैलिड, इनवैलिड कहते हैं कि उसको जो रिटायरमेंट हो करते हैं उसको इनवैलिड रिटायरमेंट का नाम दिया जाता है। इफ़ अ सिविल सर्वेंट रिटायर फ्रॉम द सर्विस एट द एज ऑफ 60। अगर कोई सिविल सर्वेंट 60 साल की उम्र में अपनी जो है वो रिटायर होता है, एज पूरी करके, तो उसे कहते हैं सुपर एनुएशन, जो है वो रिटायरमेंट कहते हैं। और अगर सिविल सर्वेंट जो है वो 25 साल की सर्विस मुकम्मल करके करता है तो उसे कहते हैं रिटायरिंग पेंशन कहते हैं। EOL कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती हैं उन्हें EOL कहते हैं। CSR कहते हैं सिविल सर्वेंट रूल को CSR कहते हैं। द फर्स्ट थिंग विच डिस्कस इन CSR, सिविल सर्वेंट रूल में जो पहली चीज़ डिस्कस होती है वो होती है अपॉइंटमेंट होती है, उसके वो डिस्कस होती है। 60 है, अट्रैक्ट द कैपेबल ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम सोसाइटी बिफोर सिलेक्शन प्रोसेस। यानी चेक करना किसी भी शख्स को, उसकी कैपेबिलिटी चेक करना, उसका पोटेंशियल चेक करना, सोसाइटी से जो लोग आते हैं उनको सिलेक्शन करने से पहले से एक रिक्रूटमेंट कहते हैं। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी, उसकी जो है वो पोटेंशियल चेक किया जाता है। प्रमोशन जो है वो हमेशा बेस कर रही होती है हमारे पाकिस्तान में लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर बेस कर रही होती है। प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली जो है लेंथ ऑफ सर्विस से ज़्यादा जो है वो तजर्बा, एक्सपर्टीज़ फोकस कर रहा होता है, लेकिन जब कि गवर्नमेंट में ज़्यादा लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जा रहा होता है। 62 है, एक्सटेंड द स्टेटस ऑफ सिविल सर्वेंट आज सर्वेंट इज कॉल्ड।
तो एक्सटेंड द स्टेटस, उसका स्टेटस को एक्सटेंड करना, इट मीन उसको तरक्की देना, तो उसे प्रमोशन बोलते हैं कि उसको प्रमोशन मिल गई। स्टॉप द सर्वेंट फ्रॉम वर्किंग, अगर किसी जो सर्वेंट है उसको काम करने से रोकना फॉर टेम्परेरी पीरियड, एक खास पीरियड के लिए, सस्पेंशन कहते हैं। और सस्पेंशन के ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया 3 माह का होता है। सस्पेंशन इसलिए की जाती है कि इस दौरान उस एम्प्लॉइज़ का कोई एक इंक्वायरी डेस्क बैठता है, वो उसकी इंक्वायरी करता है और 3 माह के अंदर अंदर उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करनी होती है, या उसको गिल्टी प्रूव करना होता है, या उसको जो है वो डिक्लेयर इनोसेंट डिक्लेयर करना होता है। तो ये 3 माह का पीरियड होता है जो सस्पेंशन का पीरियड होता है। E&D एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल कहा जाता है, और ये 2006 के अंदर जो पीडा एक्ट दिया गया था, इसी को ये कहा जाता है। पीडा किसका एब्रीवेशन है ये आपको पता होना चाहिए, पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 में दिया गया था, एक्ट 12 ऑफ 2006, और 17 अक्टूबर 2006 को ये दिया गया था। 67 है, a person who is or has been an employee and against whom action is initiated under this act is called accused। यानी वो पर्सन, द पर्सन who is or who has been an employee, वो एक एम्प्लॉय है, एंड अगेंस्ट होम एक्शन, जिसके खिलाफ जो है वो एक्शन इनिशिएट किया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, उसे अक्यूज पर्सन कहते हैं। वो शख्स जिसके, यानी जब आपकी गिल्टी तब होता है कि जब आपके ऊपर वो चीज़ प्रूव हो जाए, जो एम्बेजलमेंट या जो भी आपके ऊपर जो चार्ज है वो प्रूव हो जाए तो वो गिल्टी होता है। लेकिन जब सिर्फ इंक्वायरी शुरू हो आपके खिलाफ, आपको काम से रोका जाए, आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो, तो उसे अक्यूज कहते हैं। 68 द अथॉरिटी नेक्स्ट अबव द कंपिटेंट अथॉरिटी टू विच एन अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो जब कहते हैं द अथॉरिटी नेक्स्ट अबव द कंपिटेंट अथॉरिटी से अबव जो अथॉरिटी होती है जहाँ पे वो अपनी अपील कर सकता है। देखिए मैं एक टीचर हूँ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुझे सस्पेंड करके मेरे खिलाफ इंक्वायरी जो है वो बिठाता है, और उस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ मैं अपील करना चाहता हूँ, तो अपील उससे ऊपर जो हायर होगी अथॉरिटी, उसको मैं जाके अपील करूँगा, और वो जो अपील अथॉरिटी उसे कहते हैं एपलेट अथॉरिटी कहते हैं, एपलेट अथॉरिटी। और वो अथॉरिटी जो मुझे अपॉइंट करती है, या अथॉरिटी डिक्लेयर्ड आर नोटिफाइड एज सच बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द रूल, जो मुझे जिसके अंडर मैं काम कर रहा होता हूँ, जिस ऑर्डर मुझे प्रोवाइड करते हैं, उसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। 70 एलिगेशन फ्रेम्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्टेनिंग टू एक्ट ऑफ ओमिशन आर कमीशन कॉग्निजिबल, यानी कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं तो उसे क्या उस चार्जेस कहते हैं कि उसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं। और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है कि किसी भी प्रोविंस की जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है पीड एक्ट के ऊपर, वो चीफ मिनिस्टर होता है। E&D जो है वो जो ये वाली इसकी अथॉरिटी को, कंप्यूटर अथॉरिटी है जो ऊपर से इसको कैंसिल कर सकती है, वो चीफ मिनिस्टर ही है। 73 है, एक्सेप्टिंग और अपटेनिंग और ऑफरिंग एनी ग्रेटिफिकेशन, यानी कोई चीज़ लेना, रिसीव करना, या कोई चीज़ देना किसी को, कोई भी वैल्यूएबल थिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अदर दैन लीगल रेमुनेशन, यानी वो लीगल ना हो, और किसी को कोई चीज़ देना वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे रिवार्ड की सूरत में हो, किसी भी गिफ्ट की सूरत में दे रहे हो, तो उसे करप्शन कहते हैं। बेसिकली करप्शन का वर्ड हमारे मुआशरे में तब्दील कर दिया कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं और उसको हम गिफ्ट का नाम देते हैं, लेकिन बेसिकली हम वो करप्शन कर रहे होते हैं, कोई चीज़ जो है बगैर इलीगली हम किसी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो तहाइफ मिलते हैं किसी भी सिविल सर्वेंट को, किसी भी हुकूमती अहदेदार को, वो जो होते हैं वो तोशा खाना में वो जमा होते हैं, सबमिट होते हैं, ताकि जो है वो उसके ख़िलाफ़ ताकि वो कोई उसका पर्सनल बेनिफिट न ले। 74 है, फ्रॉडुलेंटली मिस अप्रोप्राइटिंग और इंडल्जिंग इन एम्बेजलमेंट और मिस यूजिंग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, या जो एम्बेजलमेंट करना, बेईमानी करना, तो ये क्या होता है, डिसनेस्टी में आता है। और पिकुनरी सोर्सेज आर प्रॉपर्टी बाय एन एम्प्लॉय और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स और एनी अदर पर्सन थ्रू हिम और ऑन हिज बिहाफ विच कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर एंड विच आर डिसअप्रोप्रिएट टू हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम, यानी अपनी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, उससे ज़्यादा उसके पास सोर्सेज हों, तो ये चीज़ जो है, और वो अपने उसको काउंटेबल ना कर सके, उसको बता ना सके, तो जैसे वो उसके कहते हैं कि अपनी पर्ची ना दिखा सके, तो वो करप्शन होती है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नमेंट ये पीडा के मुताबिक कौन सी, ये पंजाब का है, तो ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इससे मुराद होगी। 77 है, मीन्स एन ऑफिसर, एक ऑफिसर है डैश इन रैंक टू द अक्यूज्ड, जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है उससे क्या है,
अपॉइंटेड बाय एनी अथॉरिटी competent to appoint hearing officer to offer an opportunity of personal hearing to be accused on behalf of the authority concerned। तो जो भी किसी के ऊपर अक्यूज होता है ना, तो उसके जो इंक्वायरी करने वाला होता है सीनियर होता है, सीनियर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। 78 है, मीन्स अ कमेटी ऑफ 2 और मोर ऑफिसर, 2 या 2 से बंदों की, ज़्यादा बंदों की कमेटी है ऑफिसर की, हेडेड बाय अ कन्वीनियर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। तो इसे इंक्वायरी कमेटी कहा जाता है। 79 है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द कंपनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, उसे इंक्वायरी ऑफिसर कहते हैं। और कंडक्ट कंट्रेरी टू द कंडक्ट रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इज फोर्स इस मिसकंडक्ट कहते हैं। यानी कंडक्ट कंट्रेरी, कंडक्ट करना किसी के साथ जो है गुफ्तगू बात करना, और कंट्रेरी टू द कंडक्ट रूल, जो रूल्स हैं गुफ्तगू के उसके मुखालिफ हों तो इसे मिसकंडक्ट कहेंगे। अच्छा, माइनर जो पीटा एक्ट है, इसको 3 तरह की इसके अंदर जो पनिशमेंट होती हैं, एक होती है माइनर पेनल्टीज, एक होती है मेजर, और एक होती है जो बाद में रिटायरमेंट के बाद। जो माइनर होती है इसमें होता है सेंश्योर, यानी कि इसको सजेस्ट करना, उसके इंक्रीमेंट को रोक लेना, उसके जो है ना वो प्रमोशन को वहीं पे रोक लेना, उसको लोअर स्टेज पे लेके आ जाना, तो ये होती है माइनर। जो मेजर में होती है, ये रिमूवल फ्राम सर्विस हो जाता है, डिसमिसल फ्राम सर्विस हो जाता है, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो जाती है, पिछले लोअर स्केल में उसको पोस्ट पे लेके जाना, उसकी जो है जो रिकवरी करना, उसके जो लॉस जो उसने किया है, और उसको 5 साल तक उसकी तरक्की को रोक देना, ये सारी चीज़ें हैं मेजर पेनल्टीज़ में आती हैं। पेनल्टी जो आफ्टर जो होती हैं, पेनल्टीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद पेनल्टीज़ होती हैं, वो ये होती है कि पेंशन को रोक लेना, पेंशन को रिकवरी करना, और पेंशन को उसको जो है ना उससे वापस ले लेना। 84 द फंड शैल बी यूज फॉर द वेलफेयर, जो फंड जो गवर्नमेंट मुलाजिम की वेलफेयर के उसे कहते हैं बेनेवलेंट फंड कहा जाता है। इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट डेथ इट शैल बी ग्रांटेड टू विडो ऑफ एम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसकी जो बेवा है उसको जो चीज़ दी जाती है, ये इफ़ शी डज, अगर वो शादी नहीं करती तो कितने साल तक उसको जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, एक कंपनसेशन करती है, मनी प्रोवाइड करती है, वो 15 ईयर्स तक उसको जो है वो मुआवजा प्रोवाइड किया जाता है। 86 है, इट इज़ अ कंट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी ऑनर and insurer where the insurer agree to pay a designated beneficiary a sum of money upon the occurrence of the insured individual death or other event such terminal illness or critical illness। यानी जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, किसी पॉलिसी लेते हैं कि अपने आप को जो है वो अपने फ़ायदा लेने के लिए आफ्टर डेथ या अपने एक लाइफ के बाद, तो इसे इंश्योरेंस कहते हैं। टीए कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस को, डीए कहते हैं डेली अलाउंस को। और जब कोई किसी जो मुलाजिम होता है जिसको कवर डेली एक्सपेंडिचर के तौर पे देता है उसे डेली अलाउंस डीए कहेंगे। और जब किसी को एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए जो मुआवजा देता है उसे टीए अलाउंस कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। 91 है, डिवीजन ऑफ एन एकेडमिक ईयर, जो साल है उसके अकेडमिक डिवीजन, द टाइम ड्यूरिंग विच अ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होल्ड क्लासेस। तो यूनिवर्सिटी स्कूल कैलेंडर होता है कि जिस दौरान वो क्लासेस लेता है और डिवीजन करता है। इन साउदर्न हेमिस्फेयर, जो साउदर्न हेमिस्फेयर हैं, जनूबी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे फरवरी टू मार्च और नवंबर दिसंबर ये 2 होते हैं साल के लिए, जबकि नॉर्थन एरिया जो है वहाँ पे अगस्त सितंबर और जून टू जुलाई वहाँ पे होता है। 94 द बजट मैनुअल, जो बजट मैनुअल होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर दोनों पे मुश्तमिल होता है। फ्राम डेट इज यूज फॉर अप्रूवल ऑफ परचेजिंग फर्नीचर, और ये जब हमने फर्नीचर परचेज़ करना या कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो तो उसके लिए PC1 कहते हैं, कि यानी कि हम पहले जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रैक्टर से उसके रेट लगवाते हैं तो उसे PC1 कहते हैं। और जब नई अप्रूवल लेनी हो न्यू वैकेंसीज़ के लिए उसे SNE कहते हैं। SNE के 2 मतलब बनते हैं, अस्टैब्लिश, जिसे ये भी कहते हैं कि शेड्यूल ऑफ न्यू एस्टैब्लिशमेंट, जब नई भर्ती करनी हो, और बजट के लिहाज से देखें तो शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं इसे। 98 है, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल और कॉलेज मेंटेन्ड बाय अ पर्सन और बॉडी अदर देन फेडरल और प्रोविंशियल कंटोनमेंट बोर्ड अदर लोकल अथॉरिटी आर कॉल्ड। तो कह रहा है कि PBT प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड, या PBT कह रहा है कि वो होता है कि जिसमें स्कूल कॉलेज को जो मेंटेन किया जाता है फेडरल की बजाय प्रोविंशियल कंटोनमेंट के लोकल अथॉरिटीज़ को करती है, वो PBT स्कूल कहते हैं। मूवमेंट, जैसे प्राइवेट स्कूल कहेंगे, यानी वो स्कूल्स, PBT से मतलब प्राइवेट स्कूल हैं, कि वो स्कूल जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के अलावा जो हैं वो लोकल कम्युनिटी जो है अथॉरिटी इसको उन स्कूलों को रन करती है, उनको चलाती है, उसे प्राइवेट स्कूल कहेंगे। मूवमेंट फ्राम, अगर एक एम्प्लॉय जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए एक ख़ास पीरियड के लिए, उसे कहते हैं डिपुटेशन कहते हैं। डिपुटेशन
का जो टाइम होता है एक एम्प्लॉय के लिए, वो पूरी सर्विस में 3 साल तक किसी भी एम्प्लॉयज़ को डेपुटेशन पे लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक टीचर है और उसको इलेक्शन कमीशन में लगाया जा रहा है, तो 3 साल तक उस पूरी सर्विस में 3 साल वो वहाँ पे सर्विस कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन वो। और पूरी सर्विस के अंदर 2 दफ़ा कर सकता है, यानी 2 दफ़ा पूरी सर्विस में वो जा सकता है, और 3 साल टोटल टेन्योर के लिए वो वहाँ जा सकता है। और जब वहाँ पे जाता है तो उसको 20% जो है वो उसकी पे जो में इजाफा हो जाता है, उसको 20% एक्स्ट्रा पे प्रोवाइड की जाती है। ये था हमारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल, ये एजुकेशनल लॉ था, और इसके बाद एजुकेशनल प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग देखेंगे। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इजहार करें, और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।